सो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के विरुलेंस फैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के हम विरुलेंस फैक्टर देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्टेफाइलो को याद कर लें। तो स्टेफाइलो में आपको याद हो तो हमने क्या किया था, विरुलेंस फैक्टर को 3 कैटेगरी में स्टडी किया था। कौन से थे? एक जो सेल्वोल एसोसिएटेड थे, सेकंड जो टॉक्सिन्स थे, एंड थर्ड कौन से थे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। रिकॉल हो पा रहा है? सेल्वोल एसोसिएटेड, टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। सिमिलरली यहाँ पर भी कैटेगरी सेम ही रहेगी, सेल्वोल एंटीजन, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, टॉक्सिन्स, एंड थर्ड क्या आ जाएंगी, एंजाइम्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सेल्वोल एंटीजन से। सब याद करो वहाँ पे क्या क्या थे। सेल्वोल एंटीजन में सबसे पहले हमने क्या देखा था? पेप्टाइडोग्लाइकिन। उसके बाद में क्या था? टिकोइक एसिड। उसके बाद में क्या था? सेल सरफेस एंटीजन, जिसमें हमने क्या देखा था? FFC। याद आ रहा है? ठीक है। उसके बाद में हमने वहाँ पे क्या देखा था? प्रोटीन ए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमने क्या देखा था उधर? माइक्रो कैप्सूल। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल हमने वहाँ पर स्टडी किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 5 स्टडी करेंगे सेल्वोल एंटीजन में। सबसे पहले क्या आता है? लिपोटिकोइक एसिड। टिकोइक मतलब टिकना, तो यहाँ पर भी किसका काम करेगा? एडिशन में ही रोल निभाएगा। सेकंड, सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। इसका रोल कहाँ था? अभी हमने देखा था लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन, वहाँ पर सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन का रोल आता है। एम प्रोटीन। एम प्रोटीन जो है ये प्रिंसिपल वायलेंट फैक्टर है। ये क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड जो ऑप्सोनाइजेशन होता है उसे क्या करता है? इनहिबिट करता है। साथ में क्या करेगा? फिब्रिनोजन के साथ में बाइंड कर लेगा। अब जैसे ही फिब्रिनोजन के साथ में बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स फर्दर बीटा 2 इंटीग्रिन्स के साथ में बाइंड कर जाएगा, और जो क्या करेगा? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को पॉजिटिव स्टिमुलस देगा, यानी उन्हें एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वस्कुलर लीकेज हो जाएगा। एंड वस्कुलर लीकेज की वजह से क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। लेकिन दिस इज स्ट्रेप्टोकोकल मेडिएटेड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है। उसके बाद में क्या आते हैं? कैप्सूल्स। कैप्सूल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? हाइलुरोनिक एसिड के बने हुए होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप ए के कुछ स्ट्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, सब में नहीं मिलेंगे। इनमें क्या होता है? एंटीफैगोसाइटिक प्रॉपर्टी तो मिलती है, बट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं मिलती। और ये क्या करते हैं? CD44 से बाइंड करते हैं और कोलोनाइज रहते हैं फेरिंग्स के अंदर, यानी CD44 से बाइंड करके अपने आप को ये फेरिंग्स के अंदर कोलोनाइज कर लेंगे। अब जो CD44 वो क्या है? इट इज़ अ हाइलुरोनिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी इसी से क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड बाइंड करता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एपिथेलियल सेल्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हर एक के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में कौन से आते हैं? अदर सेल्युलर प्रोटीन्स। इनके बारे में जस्ट नाम याद रख लेना चाहिए कि जो फिम्ब्रे एंड एफ फैक्टर होते हैं, दैट इज फाइब्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एक तो ये हो जाएगा जो एडिशन में हेल्प करता है, और दूसरे के हो जाएंगे एम प्रोटीन एसोसिएटेड प्रोटीन, जो ओपेसिटी फैक्टर होता है। ये थोड़ा सा टर्म याद रख लेना। ओपेसिटी फैक्टर में क्या आते हैं? एम प्रोटीन एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जो क्या करते हैं? स्किन इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास में कौन सी? टॉक्सिन्स की। तो देखो वहाँ पर अगर तुम्हें याद आ रहा है तो हमने कैसे कैसे देखे थे टॉक्सिन्स, याद करो। एक तो थे कौन से? मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स थे। दूसरे क्या थे? एपिडर्मोलाइटिक या फिर एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। देन हमने क्या देखा था? एंटेरियर टॉक्सिन। एंड लास्ट क्या था? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। तो ये 4 कैटेगरी हमने वहाँ पे देखी थी। यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या क्या आएगा। हाँ, और साथ में मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स में क्या क्या थे? हीमोलाइसिन्स थे, एंड दूसरे क्या थे? पीवी टॉक्सिन थे ना, ल्यूकोसाइडेंस। तो ये दोनों याद होने चाहिए। स्टैफ के अंदर हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। यहाँ पर टॉक्सिन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो कौन से होते हैं? हीमोलाइजेंस होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटोक्सिन, SPE। सबसे पहले हीमोलाइजेंस की बात करते हैं। हीमोलाइजेंस जो होते हैं वो क्या करेंगे? ACG ग्रुप जो होगा वो क्या करता है? हीमोलाइजिन टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। देखो ACG आप कैसे याद रखोगे? गुड कोकाई, ग्राम कोकाई, अच्छे ग्राम कोकाई, जो क्या करते हैं? काटने का काम कर रहे हैं, तो वो कौन से? अच्छे ग्राम कोकाई हैं। तो A से अच्छे, G से ग्राम, एंड C से कोकाई। तो अच्छे ग्राम कोकाई जो कटिंग का काम करते हैं। इसमें 2 टाइप आते हैं, SLO एंड SLS। SLO का मतलब क्या? स्ट्रिप्टोलाइसिन O एंड स्ट्रिप्टोलाइसिन S। इसके बारे में हम डिफरेंस अभी देखते हैं। साथ में इनका काम क्या होता है? ये क्या करेंगे? डैमेज कर देते हैं मेम्ब्रेन को। किसकी? RBC, न्यूट्रोफिल एंड प्लेटलेट्स। तो हमने हीमोलाइजिन में देखा कौन से ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं? गुड कोकाई, यानी ग्राम कोकाई, अच्छे ग्राम कोकाई जो होते हैं, ACE। इसमें 2 टॉक्सिन होंगे, SLO एंड SLS, और ये क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट एंड RBC की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। सेकंड हम देखते हैं SPE, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटोक्सिन। अब ये सीक्वेंस में याद रखेंगे कि ये कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस A, B एंड C, तीनों ग्रुप में ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में SP जो B होता है वो कैसा होता है? क्रोमोसोमली मेडिएटेड होता है, और जबकि A और C जो है वो कैसा होता है? बैक्टीरियोफाज कोडेड होता है। ये सिंबल किसका है? बैक्टीरियोफाज का। तो SPB जो होगा वो कैसा होगा? क्रोमोसोमली मेडिएटेड होता है, एंड A एंड C जो होता है वो कैसा होता है? बैक्टीरियोफाज कोडेड होता है। एंड A एंड C जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सुपर एंटीजेंस होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक्ट एज T सेल माइटोजेंस, यानी देखो सुपर एंटीजेंस है तो ये क्या करेंगे? T सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, और कैसे स्टिमुलेट करते हैं? नॉन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट करेंगे, यानी क्या करेंगे? साइटोकाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो इनके ये क्या क्या कॉज करते हैं? SP जो इनका ये क्या क्या कॉज करेंगे? स्कारलेट फीवर कॉज करते हैं, नेक्रोटाइजिंग फैसिलाइटिस कॉज करते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये कॉज करते हैं। मैंने आपको याद रखना है, स्कारलेट फीवर ये कॉज करेंगे, एंड TSS कॉज करते हैं। ठीक है,
चलो अब SLO और SLS के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सो SLO जो होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन लेबाइल होता है, जिसके नाम में ही क्या आता है ओ मतलब ये O स्टेबल होएगा, ऑक्सीजन लेबाइल होता है एंड हीट लेबाइल होता है। जबकि SLS जो है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन स्टेबल होएगा एंड सीरम सोल्यूबल होता है, यानी इसके नाम से कैसे आया, सीरम स्टेबल है। ये ऑक्सीजन लेबाइल है, हीट लेबाइल है, ये ऑक्सीजन स्टेबल है एंड सीरम सोल्यूबल है। देखो ओस मतलब इतना ऐसा टॉक्सिन है जिसको कहते क्या निकले मुझसे, ओ माई गॉड, यानी ये स्ट्रांगली कैसे है, एंटीजेनिक है। एंटीजेनिक है तभी कैसे निकल रहा है, ओ माई गॉड इतना स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक है। एंड ये कैसे होगा, नॉन एंटीजेनिक होगा, सिंपल होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। यानी इसको हमें ऐसे याद रखेंगे, एकदम सिंपल है, इसका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें देखो आप SLO जो होता है एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, ASO। सो एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज आर रेज्ड इन द मोस्ट ऑफ द स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड आर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मार्कर फॉर रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। यानी रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ जो पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस किया जाता है, तो उस कंडीशन में अगर स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो ASO जो है वो क्या होगा, इंक्रीज मिलता है। ASO कैसा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन में ये चीज़ नहीं मिलेगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पायोडर्मा वेयर ASO टाइटर आर लो। इन दोनों केसेस में ASO टाइटर क्या होता है, लो होता है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी कंडीशन में क्या होगा, ASO इंक्रीज मिलता है, लेकिन इसका कोई भी सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस से रिलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ हम हमारा टॉक्सिन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसको एंजाइम को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी कितनी कैटेगरीज पढ़ेंगे एंजाइम की, स्ट्रिप्टोकाइनेज, स्ट्रिप्टोडर्मेज एंड कुछ अदर्स होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिप्टोकाइनेज से। काइनेज मतलब जो क्या करेंगे, ब्रेक करती है, यानी ये कैसे देती है, फिब्रिनोलाइसिन वाला काम इनका होता है। ये क्या करेंगी, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देती हैं, किसमें, प्लाज्मिन के अंदर। प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मिन के अंदर, विच ब्रेक द फाइब्रिन बैरियर अराउंड द इन्फेक्टेड साइट। और ये प्लाज्मिन क्या करेगा, जो भी इन्फेक्टेड साइट के ऊपर बैरियर बना हुआ था उसे जाके ब्रेक करेगा। फिब्रिन का बैरियर हमने समझा था कि जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर फिब्रिन का प्रोटेक्शन बन जाती है, जो उसे फेगोसाइटोसिस से बचाती है। तो ये क्या करेगी, उसी फिब्रिन को जाके ब्रेक करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, अब वो जो ऊपर प्रोडक्शन थी वो ब्रेक होगी, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इजीली स्प्रेड कर पाएगा। तो इट गिव द पॉजिटिव स्टिमुलस टू द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। तो अब आपको इसका ट्रीटमेंट, इसका जो ये क्लिनिकल केस हम देखते हैं कि यानी इसका ये यूज़ कहाँ होता है। सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ MI एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर में ये इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पर। सेकंड जो आती है वो कौन सी है, स्ट्रिप्टोडर्मेज। इस एज मतलब ये भी ब्रेकडाउन का काम करेगी, एंड डी से आप याद कर रखेंगे ये DNA का काम करती है, यानी DNA जिसका रोल होता है। ये क्या करती है, लिक्विफाई द थिक पस। जो थिक पस जो होता है उसे लिक्विफिकेशन में हेल्प करेगी। जैसे देखो थिक पस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, DNA होता है, और ये DNA आता कहाँ से है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द नेक्रोटिक सेल। जो सेल नेक्रोटिक हो चुकी है उसके न्यूक्लियाई से जो DNA होता है वो क्या करता है, इस थिक पस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रिप्टोडर्मेज जाके उसके ऊपर एक्ट करेंगे एंड ब्रेक्स द DNA। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीरियस नेचर ऑफ द स्ट्रिप्टोकोकल एक्सुडेट। ठीक है, ये बात याद रहे तो ठीक है, बट मेन आप याद रखेंगे कि इसका DNA का रोल कैसे हुआ। अब इसके सब टाइप फर्दर आते हैं, तो DNA A B C D, इसमें 4 सब टाइप होंगे, जिसमें B जो होता है वो मोस्ट एंटीजेनिक होता है। अब देखो इसका हम देखते हैं, सबसे पहले एक क्लिनिकल यूज़ देखते हैं। तो स्ट्रिप्टोडर्मेज एंड स्ट्रिप्टोकाइनेज इन दोनों को यूज़ किया जाता है फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द थिक एक्सुडेट्स इन एम्फाइमा केसेस। एम्फाइमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके एक्सुडेट को लिक्विफाई करने के लिए इन दोनों को यूज़ किया जाता है। डायग्नोस्टिक यूज़ अगर हम देखें तो इनका एंटी DNase B एंटीबॉडी जो होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस में यूज़ की जाती है। अभी हमने देखा कि ASO की जो कंडीशन होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पायोडर्मा एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन दोनों कंडीशन में हम ASO को यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इन दोनों कंडीशन में हम यूज़ करते हैं एंटी DNase B एंटीबॉडी। ठीक है।